कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब आप भूगोल विषय कक्षा 12 के जो खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो पार्ट है उसके लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव और अति लघु प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों को वर्गीकृत कीजिए। रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के आधार पर, तो रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों को निम्न वर्गों में बांटा जाता है। धात्विक खनिज, इस प्रकार के खनिजों में धातु होती है, यानी जो धात्विक खनिज होते हैं उनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है और इस प्रकार के खनिजों में धातुएं होती हैं, जैसे लोहा अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि। धात्विक खनिजों को भी निम्न दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, लौह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज। जिनमें लौह जैसे गुण वाली धातुएं, जिन खनिजों से लोह जैसे गुण वाली धातुएं प्राप्त होती हैं उनको लोह खनिज, और जिनसे लोहे जैसे गुण वाली धातुएं प्राप्त नहीं होती उनको अलोह खनिज। लेकिन इनकी अच्छी पहचान है कि जिन धातुओं को चुंबक आकर्षित कर ले वो लोह धात्विक होती है, जिन धातुओं को चुंबक आकर्षित ना करें वो अलोह धातु होती है। सीधी सी पहचान है, एक सरल सी पहचान, वो देखिए। तो लोह धातुओं में इन खनिजों में लोहा अंश पाया जाता है। इसके प्रमुख जो खनिज हैं वो हैं लोह अयस्क, निकेल अयस्क, टंगस्टन अयस्क, मैग्नीज अयस्क आदि। ये जो है लोह धातुओं में गिने जाते हैं। लोहा के अलावा निकेल, टंगस्टन और मैग्नीज ये भी लोहे ही हैं, लोहे के जैसे हैं, लोहे के जैसे गुण इनमें पाए जाते हैं। ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं लोहे को छोड़कर, निकेल, टंगस्टन और मैग्नीज। अब आते हैं अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिजों में देखिए, अलोह धात्विक खनिज, इन खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता है, नए चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें पाए जाने वाले खनिज हैं सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, टिन आदि। कौन कौन? सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, टिन। ये कभी भी चुंबक से आकर्षित नहीं होते। अधात्विक खनिज, इन खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक आदि। अधात्विक खनिज भी निम्न दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अधात्विक खनिज, इन खनिजों में जीवाश्म होते हैं, जीवों का अंश होता है। ये जीवाश्म ईंधन होते हैं जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं। ये खनिज पृथ्वी में दबे हुए प्राणियों एवं पौधों से प्राप्त हुए हैं और उनसे ही इनका निर्माण हुआ है। कोयला और पेट्रोलियम आदि कार्बनिक अधात्विक खनिज हैं। अकार्बनिक अधात्विक खनिजों में देखिए, इन खनिजों में कार्बन या जीवाश्म नहीं होते हैं। अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। भारत की खनिज पट्टियों के नाम तथा उनमें पाए जाने वाले खनिजों के उल्लेख कीजिए। उनमें का पाए जाने वाले खनिजों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में कौन सी पट्टी जो है खनिज पट्टी के नाम से जानी जाती है? देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। भारत में खनिज की निम्न पट्टियां हैं। पहली पट्टी कौन सी? उत्तर पूर्वी पठार की पट्टी, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार इस पट्टी में आता है, उत्तर पूर्वी पट्टी में। यहाँ के प्रमुख खनिज हैं लोह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यह पट्टी गुजरात में खंभात की खाड़ी से राजस्थान में अरावली तक फैली है। इस क्षेत्र के खनिज हैं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके अलावा यहाँ ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट आदि खनिज भी प्राप्त होते हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश की पट्टी से। एक और पट्टी बची तीसरी, दक्षिण पश्चिमी पठार। दक्षिण पश्चिमी पठार वाली पट्टी देखिए, इस पट्टी में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठार सम्मिलित है। इस पट्टी में कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु तथा केरल राज्य आते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मोनोजाइट तथा थ्योरियम आदि। अब अन्य में इन तीन खनिज पट्टियों के अलावा हिमालय खनिज पेटी भी है, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंग रत्न मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का क्या उपयोग है? भारत में बॉक्साइट का वितरण बताइए। बॉक्साइट का तो उपयोग बताना, फिर भारत में बॉक्साइट का वितरण बताना। बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यह टर्सरी काल की लेटराइट सेलों में पाया जाता है। टर्सरी काल की लेटराइट सेल अपने हल्केपन, मजबूती, लचीलेपन एवं ऊष्मा तथा विद्युत संवाहकता के कारण, ऊष्मा तथा विद्युत संवाहकता माने ऊष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक होने के कारण इसका उपयोग बर्तन, बिजली और बर्तनों में
बिजली के तारों में, धातु उद्योग में, वायुयान बनाने में, मोटर गाड़ी निर्माण आदि में किया जाता है। उत्पादन एवं वितरण। भारत में 348 करोड़ मिलियन टन बॉक्साइट के भंडार का अनुमान है। स्वतंत्रता के पूर्व देश में केवल 40,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन होता था। यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केवल 40,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन होता था, जो 2016-17 में 246.65 लाख टन हो गया। बॉक्साइट के प्रमाणित संचित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अब उत्पादक क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ओडिशा यह भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर और कोरापुट जिले प्रमुख रूप से बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। यह उड़ीसा का हो गया। अब अगले राज्य का और देखते हैं। अगले राज्य में गुजरात आता है बॉक्साइट उत्पादन में। गुजरात यह दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जिससे एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं हम। यहाँ भावनगर व जामनगर में बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं चट्टानों में। झारखंड इस राज्य में लोहारडागा जिले के पेटलैंड्स में बॉक्साइट के पर्याप्त निक्षेप मिलते हैं। महाराष्ट्र इस राज्य में कोलाबा, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइट की प्राप्ति होती। छत्तीसगढ़ इस राज्य में बॉक्साइट के निक्षेप अमरकंटक के पठार पर पाए जाते हैं। अब अगला एक अंतर आता है, देखिए अंतर देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत तथा अपरंपरागत स्रोतों में अंतर लिखिए। ऊर्जा के परंपरागत तथा अपरंपरागत स्रोतों में अंतर निम्नलिखित हैं। यहाँ क्रमांक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत, यूँ कह सकते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है, नहीं समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने योग्य संसाधन है परंपरागत जो स्रोत हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत या गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है, यानी असमाप्य संसाधन है जो समाप्त नहीं होते कभी, और ये समाप्त हो जाते हैं। ये अक्षय हैं, अक्षय नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस और नाभिकीय ऊर्जा ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, कूड़ा करकट से उत्पन्न ऊर्जा ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगला अंतर में तीसरे में देखें, ये वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो विविध कार्यों में उपयोग की जाती है। ये वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो विविध कार्यों में उपयोग की जाती हैं। इनका उपयोग अभी वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में शुरू नहीं हुआ है। अब आता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि कार्यों हेतु परंपरागत स्रोतों का उपयोग ही किया जाता है। ये स्रोत भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साधन है। और पांचवा अंतर है, इन स्रोतों से प्रदूषण होता है और इन स्रोतों से प्रदूषण नहीं होता है। यानी ये स्रोत प्रदूषण रहित हैं और ये स्रोत प्रदूषण करने वाले हैं। ऐसे करके इनके अंतर बताएं। यानी पांचवें अंतर में परंपरागत स्रोत प्रदूषण फैलाते हैं, गैर परंपरागत स्रोत प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, प्रदूषण रहित हैं। एक प्रश्न और है, खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। सुनिएगा, इसको देखिएगा। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके संरक्षण के उपाय बताइए। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जो खत्म हो सकते हैं, जो नवीन नहीं हो सकते, नए पुनः नहीं बन सकते। जिनको पुनः नहीं बनाया जा सकता वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिनके भंडार के समाप्त हो जाने पर उन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस निधि पर समूची मानव जाति, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों का अधिकार है। निम्न कारणों से खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पहला कारण बताइए। खनिज उद्योगों के लिए आधारशिला होते हैं, इनके अभाव में उद्योग संकट में पड़ जाएंगे अगर ये नहीं बचेंगे, तो इसलिए खनिज उद्योगों की आधारशिला है। एक बात। दूसरा कारण है ये समाप्य संसाधन है, यानी जो समाप्त होने वाले हैं इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, इन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता, रिसाइकिल्ड नहीं हो सकते। खनिज पदार्थ देश की बहुमूल्य संपत्ति है, ये भी एक कारण है। खनिज पदार्थों का निर्माण होने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। इनका शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे इनकी समाप्ति हो सकती है आने वाले भविष्य में। ये इसके कारण थे। अगला है खनिज पदार्थों के संरक्षण के उपाय। तो कुछ खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि चक्रीय संसाधन हैं जिनका उपयोग गलाकर बार बार करना चाहिए तथा इनके खनन पर नियंत्रण रखना चाहिए।
लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम एक चक्रीय संसाधन है जिनका उपयोग गलाकर पुनः बार बार या रिसाइकिल करके पुनः कर सकते हैं। तो इनके खनन पर नियंत्रण हो और इनका रिसाइकिल करके पुनः उपयोग होना चाहिए। ये उपाय पहला। दूसरा उपाय, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए। नए खनिजों का पता लगाया जाना चाहिए। खनिजों के लिए सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण करना चाहिए। खनन प्रक्रिया में सुधार करके खनिजों का संरक्षण किया जाना चाहिए। कोयला और पेट्रोलियम की अपेक्षा जल विद्युत का अधिकाधिक उपयोग या विकास करना चाहिए। ये थे प्रश्न लघुत्तरीय। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर। दीर्घोत्तरीय पे तो इसके लिए